This is second lecture of the chapter Chemical Bonding for class 11 chemistry. Already we have discussed octet rule, reason behind the chemical bonding, and interatomic bonding, intermolecular bonding, and little about what ionic bonding. So again, I'm going to repeat some points regarding ionic bonding. Ionic bonding is made between a metal and non-metal by transferring electron. So electron are generally transferred from metal to what? Non-metal. Metal become cation, which is called positive ion, and non-metal become what? Anion, which is called negative ion. And positive and negative, there is a strong electrostatic force. That's why ionic compounds are hard, soluble in water but insoluble in what? Organic compound. Okay, so these are the main properties of what? Ionic compound, and main concept of what? Ionic bonding. And one point is there, ionic compound are insulated in solid state. मतलब ionic compound जब solid form में रहता है, solid form में रहता है तो वो electricity pass conduct नहीं करता है, but in molten state it conduct electricity. जैसे नमक हो गया, नमक अगर पानी में डाल देते तो कंडक्ट होगा आयंस का वजह से, क्योंकि डिजोल्व होगा तो आयोनिक फॉर्म में रहता है तो आयंस वगैरह मूव कर सकता है, देन इट कैन कंडक्ट. सो आयोनिक कंपाउंड बस सॉल्ट अगर वाटर में है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. जनरली इलेक्ट्रोलाइट आयंस, जैसे एसिड है आपका पानी में तब भी क्या होगा? करंट फ्लो होगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल्स पढ़ोगे. ओके, सो और कुछ पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट आयोनिक बॉन्डिंग जो कि एक्स्ट्रा है वो भी बता देता हूँ. जैसे मान लो कि ग्रुप 1 में ना, ग्रुप 1 में आपका लिथियम, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ. लिथियम का नीचे है आपका सोडियम, सोडियम का नीचे है पोटेशियम, पोटेशियम का नीचे है आपका रुबिडियम, रुबिडियम का नीचे है सीजियम, सीजियम का नीचे है फ्रेंसियम. ओके, सो इसमें से ना सबका टेंडेंसी है कि ये लोग एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? डोनेट करना चाहता है. हाँ, डोनेट करना चाहता है. जैसे लिथियम का है आपका 2 1, सोडियम का है 2 8 1, पोटेशियम का है 2 8 8 1. ओके, इस टाइप से ना आउटरमोस्ट सेल में कॉमन है. देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. तो डिफरेंस क्या है? लिथियम में 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7. ठीक है, सो ऑर्बिटल नंबर डिफरेंट है एक ग्रुप में, बट आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है. ये जो आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है इसी को ग्रुप नंबर बोला जाता है. तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर कम है सो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है? कम होता है. न्यूक्लियस का साथ कम एनर्जी से बंधा हुआ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? निकालना क्या होता है? आसान होता है. ठीक है, इसलिए मेटल जैसे मान लो कि कंपेयर करता ग्रुप 2, मान लो कि मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरिलियम का नीचे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नीचे है कैल्शियम. मैं तीन एलिमेंट कंपेयर कर रहा हूँ. ये लिथियम का पैरेलल बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये है आपका कैल्शियम. यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है. 2 यहाँ हो जाएगा 2 8 2, यहाँ पे होगा 2 8 8 2. अभी देखो लिथियम में भी 2 ऑर्बिटल है, बेरिलियम में भी 2 ऑर्बिटल है, सोडियम में भी 3 ऑर्बिटल है, मैग्नीशियम में भी 3 ऑर्बिटल है, पोटेशियम में भी 3 ऑर्बिटल है, कैल्शियम में भी 3 ऑर्बिटल है. तो जैसे मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स से बंधा हुआ है, दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R². तो दोनों में लिथियम एंड बेरिलियम दोनों में ऑर्बिटल का नंबर सेम है, तो रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, रेडियस बताया था ना बोर्स मॉडल में, रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा. के भी तो दोनों के लिए सेम है, बट ना बेरिलियम में ना न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन है,
प्रोटॉन है 4, एटॉमिक नंबर 4 है, तो सो और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो 4 into 2 हो जाएगा चार्ज। ठीक है, मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूँ। और यहाँ पे 3 है एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे ना चार्जेस कम है, यहाँ पे चार्जेस क्या है ज्यादा है। रेडियस दोनों में क्या है सेम है, ऑलमोस्ट सेम है अप्रोक्सीमेटली, बट ना यहाँ पे आपका फोर्स ज्यादा होगा तो थोड़ा सा खींच लेगा अंदर की तरफ, थोड़ा सा सिंक हो जाएगा। तो बेरिलियम इस ऐसे भी जब आप फॉर्मूला में पुट करके देखो, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, जेट फैक्टर रखा है जेट। हम तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे थे, हाइड्रोजन में जेट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जेट फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, इसका साइज छोटा होगा, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे बेरिलियम एंड लिथियम में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आपका आंसर होगा लिथियम। लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है, ज्यादा आसान है बेरिलियम से। फिर बेरिलियम का बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम, बोरॉन, बोरॉन होगा यहाँ पे थर्ड ग्रुप में। तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। बोरॉन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो B+3 होगा, बेरिलियम से निकालने से आपको क्या होगा B+2 होगा, लिथियम से निकालने से B+1 होगा। यहाँ से 1 निकालना होता है, यहाँ पे 2 निकालना होता है, यहाँ पे 3 निकालना होता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज मतलब जेट का वैल्यू बड़ा ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद करना, वहां पे फोर्स का फॉर्मूला मैंने दिया था, ठीक है। फोर्स क्या था, सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0, के का वैल्यू 1/4πε0 लिखा है। उसके बाद Z into E² by what, R²। देखो एक ग्रुप में R ऑलमोस्ट सेम है, E सेम है, Z का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ से आपको बहुत सारा पॉइंट क्लियर होगा। एक तो पॉइंट क्लियर हुआ है, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम में से सबसे छोटा साइज किसका है, बोरॉन का है, फोर्स ज्यादा है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। सेकेंड है, तीनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें होगा, लिथियम में होगा, ठीक है। फोर्स कम है, कम फोर्स से बंधा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। हाँ, इसमें तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख के देखना, आपको मालूम चल जाएगा, ये डिफिकल्ट होगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तीनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली बात है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है। लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन ज्यादा होगा, लिथियम ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अभी देखो पीरियड में तो मोटा मोटी आइडिया हो गया, अभी ग्रुप में देखते हैं। अभी देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे ना अभी एक ही ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल बढ़ रहा है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल और बढ़ रहा है, तो ऑर्बिटल बढ़ने से तो आपका और ऑर्बिट बढ़ने से तो बहुत बड़ा साइज हो जा रहा है। डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है, चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ने से भी ना, चार्ज से ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव फैक्टर कौन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर फंक्शन है, R², तो डिस्टेंस पे थोड़ा सा चेंज आने से ना फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है लिथियम से सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू लिथियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा कंपेयर टू सोडियम। तो इसमें से ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, फ्रांसियम। गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रांसियम इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम, सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन रुबिडियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्चुअली ना इतना बेसिक में भी क्वेश्चन नहीं आता एंट्रेंस में, आपके लिए ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन ये सब चीज एक्चुअली क्लास 6-7 में सीखना होता है। फाउंडेशन आपको वहां से बना के आना होता है, लेकिन अभी हमको तो बेसिक से बेसिक जाना पड़ रहा है कि फाउंडेशन जब तक बना के नहीं आऊंगा, हाई लेवल में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी 1.5 साल में बहुत सारा काम करना है, तो टाइम देने से ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि एंट्रेंस में पूछता है। देखो जैसे हम लोग आयोनिक कैरेक्टर निकालना होता है, आयोनिक कैरेक्टर किसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर से आयोनिक बॉन्ड, जो भी आयोनिक कंपाउंड है, ionic bond है, already we got it that it is formed between a metal and non-metal, ठीक है। तो अब देखना है अगर मेटल फिक्स्ड है, मेटल अगर फिक्स्ड है मतलब
कुछ कुछ क्वेश्चन है जो सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बाकी तो कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम लोग फजन रूल लगाना होगा। लेकिन जो सिंपल है मैं उसको बताता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए मेटल फिक्स है, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगा आपका, आयोनिक होगा। ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका NaCl, ध्यान से सुनना, NaCl, NaBr, NaFP8, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। आप लोग को पता है कि ये तो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी मेटल सेम है, देखो फिक्स्ड है, सोडियम है सब में। तो मेटल अगर फिक्स्ड है तो आपको क्या देखना है, नॉन मेटल को देखना है। अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है उसको आपको जानना होगा। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा बताया था पहले। मेटेलिक कैरेक्टर जैसे फर्स्ट ग्रुप में ना लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से क्या है, ज्यादा है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एक्सपर्ट है, वह इजीली डोनेट कर सकता है, आयनेशन एनर्जी बहुत कम है, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर देखना ही नहीं, मेटल सबका सेम है। अब आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखना है। नॉन मेटल मैंने इलेक्ट्रॉन कौन मेटल से ले सकता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इस चारों में से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके है, फ्लोरीन का है, क्योंकि ये खींचे में एक्सपर्ट है। मेटल वो ज्यादा है मेटेलिक कैरेक्टर जो डोनेट करने में एक्सपर्ट है, जो इजीली डोनेट कर सकता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो ये काम बहुत जगह में काम आएगा, मैं बेस बना रहा हूं मेनली। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन कौन इजीली गेन कर सकता है, जो इजीली गेन करेगा ना, बहुत इजीली गेन कर लेगा, उसका नॉन मेटेलिक ज्यादा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, इसमें से फ्लोरीन का होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, इसका। तो आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में NS कर सकते हो, ये ज्यादा होगा, फिर NaCl होगा, फिर होगा NaBr, फिर होगा आपका Na आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। So this is the decreasing order of what, ionic character regarding this compound। फिर और एक नॉन मेटल को फिक्स करता हूँ और मेटल को वेरिएबल करता हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका, मान लेते हैं कि लिथियम Cl, NaCl, KCl, RbCl, CzMCl, मान लेते हैं ये कंपाउंड होते हैं। तो इसमें से नॉन मेटेलिक पार्ट तो क्लोरीन है, वो फिक्स्ड है, उसको नहीं देखना है आपको देखना है मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इसका। तो इंक्रीजिंग दोनों को मिटा है, जनरली ही देता है, ऐसा ही देता है, नाम करके देगा। सो KCl का सबसे ज्यादा होगा, देन होगा NaCl, फिर सबसे कम होगा LiCl। ओके, सो ये तो सिंपल है। इसमें देखना है मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। अभी मान लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो मेटल भी वेरिएबल कर देगा, नॉन मेटल भी वेरिएबल देगा, उसके लिए आपको रूल चाहिए होगा। सिंपल, अगर मेटल फिक्स है, नॉन मेटल वेरिएबल है, तब भी निकाल सकते हो। नॉन मेटल फिक्स है, अगर मेटल वेरिएबल, तब भी निकाल सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जा रहा है। फेजल्स रूल वगैरह पढ़ाने से पहले आपको लेटिस एनर्जी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले बेसिक पार्ट को ठीक करते। सेकंड राउंड में मैंने और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, फेजल्स रूल वगैरह भी बताऊंगा। तो अभी कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा देख लेते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड मेनली फॉर्म होता है नॉन मेटल में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म होता है, एक्सेप्शनल केस आर ऑल्सो देयर, बट जनरली फॉर्म होता है अमॉन्ग्स नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो 4 है तो ये डोनेट नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता, मैं पहले भी बताया था। सो ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जैसे यहाँ पे एक शेयरिंग हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का साथ शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का साथ शेयरिंग हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का साथ शेयरिंग हुआ है,
ठीक है। तो शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब है ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं एक बॉन्डिंग में, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग में, दोनों का ओनर मालिक हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ठीक है। सो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होता है नॉन मेटल में बाय शेयरिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्डिंग आर फॉर्म अमंग्स नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन ए कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ना वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आर वीक, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉफ्ट, कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉफ्ट। एक्सेप्शनल केस भी है लेकिन जनरली सॉफ्ट होता है। एंड कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में जनरली डिजोल्व नहीं होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बाद में आऊँगा। जनरली प्योर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा कोई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वो जनरली वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में अगर सोल्यूबल होगा फिर जैसे डीजल का एसिड में मिक्स हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ओके, गेट अ पॉइंट। सिंपल पॉइंट दिखाता हूँ। जैसे मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 है। और एक ऑक्सीजन होगा वहां पर भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे शेयरिंग होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगा। शेयरिंग करने के बाद देखो मैंने बताया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का भी है, इसका भी है, ये दोनों भी, इसका भी, इसका भी है। तो इसका कितना हो गया अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कितना हो गया? 8 हो गया। तो फुलफिल हो गया। तो ऑक्सीजन में इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड लिखते हैं, ऐसा O2 फॉर्म होता है, O2 मॉलिक्यूल। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको O2 मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट बॉन्डिंग है? 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितना है? दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितना है? कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 1 2 3 4। एक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। कोवेलेंट 4 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन आर देयर। ओके, नेक्स्ट देखो जैसे N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन N2 आउटर मोस्ट शेल में है तुम्हारा कितना है? 5 और एक नाइट्रोजन ले लो 5। यहाँ पे एक शेयरिंग करो, यहाँ पे भी शेयरिंग करो, यहाँ पे भी शेयरिंग करो। सो 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो 6 इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। यहाँ पे भी 6 + 2 कितना हो गया? 8। और एक बात यहाँ पे समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं धीरे धीरे आऊंगा उस पर। हाँ, यहाँ पे बोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, बोन पेयर वो कितना है? 6। बोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। टोटल बोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, और किसी एक नाइट्रोजन का बोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? बोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। इस नाइट्रोजन का 3 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। इसको भी जानना है। तो कार्बन मीथेन मॉलिक्यूल क्या था? मीथेन में था ऐसा करके, ठीक है। सो यहां पे बोन पेयर कितना है? बोन पेयर 4 कार्बन का आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन। लोन पेयर कितना है? 0। सो इसके एडवांटेज एक आएगा कैटाइनेशन प्रॉपर्टी, जो कि ऑर्गेनिक में इस कैटाइनेशन प्रॉपर्टी का वजह से कार्बन आपको मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म करता है, चेन फॉर्म करता है, ठीक है। कैटाइनेशन प्रॉपर्टी तो ऑर्गेनिक का स्टार्ट, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बताऊंगा धीरे धीरे जैसे आएगा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अगर पोर स्टूडेंट होता है, अगर जो टाइम नहीं देता है, उनके लिए बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि ये सब देखो अभी हम लोग जो भी अभी बात कर रहे हैं ना, ये बोर्ड लेवल में तो हो जाएगा, बट मैं केमिकल बॉन्डिंग में अभी से जो भी बात किया ना, जो भी पढ़ा है अभी तक, 2 लेक्चर होने वाला है एक क्लास के बाद, 1-2 पॉइंट को छोड़ के
बाकी मैक्सिमम आपका 8, 9, 10 का कंसेप्ट है। लेकिन उस टाइम आप लोग सिर्फ मार्क्स के लिए सोचा था, नॉलेज ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर किए ही नहीं। कोई एक दो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो ये सब अगर पहले से अगर आपको मालूम होता तो मैं डायरेक्ट हाई लेवल में स्टार्ट करता, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। हायर सेकेंडरी में आप रिजल्ट डिफिकल्ट होने का यही रीजन है, फाउंडेशन बहुत खराब है, बहुत पोर है। तो जो भी हो, अभी प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स है, बट अभी भी अगर कोई स्टूडेंट अगर टाइम देता है, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप टाइम दे रहे हो, समझ रहे हो, तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी कंपटीशन नहीं है। इट्स वेरी इजी टू गेट मार्क्स, इजी टू क्रैक एंट्रेंस, बट डिप्लोमेटिकली आपको पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई में देना होगा। जो भी बाहर का चीज सब भूल के यू हैव टू गिव द टाइम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओके फाइन। तो मैंने मेनली आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जितना बताया उतना आप लोग क्लियर करो, और भी देखो दूसरा कंपाउंड का स्टडी करके देखो। तो मैं और एक बात एक आयोनिक कंपाउंड में देखा था, जैसे ध्यान से देखना एक बात, जैसे मैग्नीशियम का साथ सोडियम का साथ अगर क्लोरीन का बॉन्डिंग होता है तो NaCl होता है, ठीक है, NaCl होता है। अगर मैग्नीशियम का साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो क्या होता है, MgCl2 होता है। इसका रीजन क्या है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब एक सोडियम एक क्लोरीन का डिमांड पूरा करता है, तो NaCl फॉर्म होता है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का -1 है। फिर मैग्नीशियम का देखो आप, यहाँ पे मैग्नीशियम डोनेट करता है 2, क्लोरीन गेन करता है 1। सो एक मैग्नीशियम कितना क्लोरीन को रख सकता है, 2 क्लोरीन को रख सकता है। फिर एल्यूमिनियम होगा तो क्या होगा, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 डोनेट करता है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोसल में, क्लोरीन को 1 चाहिए, इसको दे दिया 1, और एक क्लोरीन को दूसरा वाला दे दिया, और एक क्लोरीन को तीसरा वाला दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जनरली AlCl3 फॉर्म होगा। तो ये सब चीज आपको कहाँ काम आएगा, इनऑर्गेनिक में रिएक्शन जब पढ़ोगे तब काम आएगा। फिर देखो कुछ चीज तो याद भी करना पड़ता है, लेकिन मेजोरिटी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम लोगों को पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 चाहिए इसको, सोडियम का पास 1 है, सोडियम ने 1 दे दिया, तो और एक तो पूरा और एक चाहिए इसको 7 हो गया, तो और एक सोडियम आना पड़ेगा। इसका मतलब 2 सोडियम मिलके ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरली सोडियम का ये ऑक्साइड होता है Na2O। और भी एक्सेप्शनल केस है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, वैसे जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो और भी सोडियम का कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड लेकिन उतना स्टेबल नहीं होता, सबसे स्टेबल कंपाउंड यही होता है जनरली। उसके बाद देखो अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है, सपोज मैग्नीशियम के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 2 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 दे दिया, तो क्या फॉर्म हो रहा है, MgO। फिर कैल्शियम का पास 2 है, कैल्शियम भी 2 दे दिया इसको, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, फिर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, देखो Al कितना है इसके पास 3 है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसका लेकिन पूरा खाली नहीं हुआ, खाली होना पड़ेगा, तो और एक एल्यूमिनियम को लेके आओ, ये हो गया, तो ऑक्सीजन 2 आना पड़ेगा। देखो अभी 2 एल्यूमिनियम मिलके कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, 3 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, Al2O3। इसीलिए एल्यूमिनियम का साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से ये ऑक्साइड फॉर्म होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, वो अगर पानी में सोल्यूबल होगा तो क्या फॉर्म होगा, एल्काली बेस फॉर्म होगा। कितना सारा कनेक्शन आएगा अभी देखो, धीरे धीरे सब चैप्टर का सब यहाँ से कनेक्शन मिलता जाएगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सब अगर सोल्यूबल होगा पानी में तो क्या होगा, एसिड फॉर्म होगा। इसीलिए एसिड रेन जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू व्हाट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, इंडस्ट्री। ओके फाइन। अभी यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सो आप क्या करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगर कंफ्यूजन है तो उसको फिर आप जाके बैक में जाके फिर प्रैक्टिस करो। और अभी जैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने अभी तक सिलेबस अच्छे से स्टार्ट किया ही नहीं, जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। जब सिलेबस स्टार्ट होगा देखना बहुत कनेक्शन मिलेगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से।
हम हाइब्रिडेशन से बताऊंगा, सिग्मा पाई बॉन्ड बताऊंगा, ठीक है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट कैसे होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना होगा। ओके फाइन।